हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और सिलेक्शन आईक्यू के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की और हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय आय या जो नेशनल इनकम है उस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल से बात की थी। साथ ही हमने पिछली क्लास में जीडीपी के बारे में बात की, इसके अलावा एनडीपी के बारे में बात की, जीएनपी के बारे में और एनएनपी के बारे में भी बात की। इन सब में क्या डिफरेंस होता है या ये राष्ट्रीय आय के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और ये आई होप आप सभी को क्लास इजीली समझ में भी आई होगी और आपने उसे अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। तो अब हम अगले जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय का मापन। जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय के लिए आधार वर्ष जो है 2011-12 रहता है, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि ये जो आंकड़े हैं वो एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। बेसिकली पहले एनएसएसओ और सीएसओ दो अलग अलग विंग्स थे, बाद में इन्हें मिलाकर एनएसओ बना दिया गया है। तो उसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उनमें बेसिकली ये चीजों का ध्यान रखा जाता है कि उसमें सीपीआई या नॉमिनल जीडीपी या डब्ल्यूपीआई इन सबके डेटा को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि राष्ट्रीय आय का आप मापन करेंगे कैसे। तो राष्ट्रीय आय के मापन के कई सारे तरीके होते हैं या हम बोले विधियां होती हैं जिनके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। मेनली यहाँ पर 3 मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए हम कौन से 3 मेथड्स यूज करते हैं। एक इसमें मेथड रहता है उत्पाद विधि, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। फिर एक होता है आय विधि यानी इनकम मेथड, जिसे हम इनकम के माध्यम से व्यय करते हैं। फिर होती है व्यय विधि जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो तीनों मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी। तो आपको लग रहा होगा कि मैम राष्ट्रीय आय के मापन के 3 जो विधियां हैं बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम बहुत धीरे आसानी से इसको समझेंगे। देखिए, टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो राष्ट्रीय आय के मापन के तरीके या विधियां हैं। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल बेस पे। इवन आरएस और आईएएस जैसे एग्जाम में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्पाद विधि की। इसे आप उत्पाद बोल सकते हो या आप इसे उत्पादन, इसे प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी उत्पाद का उत्पादन इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें किया क्या जाता है कि जितना भी उत्पादन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, चाहे वो वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का हो, उसको जोड़ा जाता है और जोड़कर जो हमें प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय होती है। और यही सेम परिभाषा हमने देखी थी जीडीपी के लिए। जीडीपी में हमने यही तो देखा था कि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वित्तीय वर्ष या एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के जोड़ को या कुल को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित जो भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कोई भी कर रहा है, कहीं पर भी कर रहा है, लेकिन वो घरेलू सीमा में होना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था में या देश में होना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को, अब देखिए यहाँ मूल्य बाजार मूल्य भी हो सकता है, यहाँ मौद्रिक मूल्य भी हो सकता है, मार्केट प्राइस, मॉनेटरी प्राइस, तो उन सबको जोड़ लिया जाता है और जोड़ के हम क्या कर लेते हैं, जो प्राप्त करते हैं उसे हम जीडीपी कहते हैं या हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस विधि में देश के सभी उद्योग, जितने भी उद्योग हैं, उनके उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य को जोड़कर जीडीपी प्राप्त करते हैं। तो आई थिंक परिभाषा आपने समझ ली है, लेकिन परिभाषा से इंपॉर्टेंट होता है कि एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्पाद विधि में कुछ नहीं है, जो भी हम उत्पादन करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, उन सारे क्षेत्रों के उत्पादन को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। इसको यहाँ समझें आप कि उत्पाद विधि में होता क्या है
कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, अब देखो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है तो हम अर्थव्यवस्था को इजीली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। एक है कृषि क्षेत्र जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और तीसरा है सेवा क्षेत्र जिसे हम टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आय को हम जोड़ लेंगे तो वो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, आय के विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय। मान लीजिए कृषि क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ 2024-25 में, मैं 24-25 ले लेती हूँ। अब आप बोलेंगे मैम 24-25 क्यों ले रहे हैं, हम 24 भी तो ले सकते हैं, हम 25 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अगर फाइनेंशियल ईयर ये है तो एक डेट तो हो ही नहीं सकती। 1 अप्रैल 2024 से अगर मैं शुरू करूंगी तो 31 मार्च 2025 पर वो कंप्लीट होता है, इसलिए हम 24-25 यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र में जो हमारा उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है, 100 करोड़ का हुआ है। उद्योग क्षेत्र में बात कर लेती हूँ तो 200 करोड़ का मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सेवा क्षेत्र में और भी ज्यादा होता है उत्पादन, ठीक है, तो वो कितना है, 300 करोड़ है। और तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 3 2 5 6, यानी 600 करोड़ हमारा क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गई, या आप बोल सकते हैं जीडीपी हो गई। और ये हमने किस माध्यम से प्राप्त की है, आय विधि के उत्पादन विधि के माध्यम से। तो बहुत इजी है, उत्पादन विधि में जितना भी उत्पादन हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हुआ हो, हमारी भौगोलिक सीमाओं के अंदर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी राष्ट्रीय आय हो जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों के आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ आता है कि हमारी जीडीपी कितनी है, इतनी एक्स, और उसके बाद उसको डिवाइड किया जाता है, कृषि क्षेत्र से इतनी, सेवा क्षेत्र से उतनी, और उद्योग क्षेत्र से इतनी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो बहुत इजी, आई थिंक अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि जितने भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ लिया जाता है, कृषि का जोड़ लिया, उद्योग का जोड़ लिया, सेवा क्षेत्र का जोड़ लिया, राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो गई, कितनी थी, 600 करोड़ थी ना, तो वो हमें प्राप्त हो गई है। तो बहुत आसान है। अगला जो मेथड है वो है आय विधि। आय से पता चलता है, आय का मतलब है इनकम, इनकम जो हमें आ रही है, ठीक है, जो हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इनकम कब प्राप्त होती है, जब आप कोई उत्पादन करते हैं, और उत्पादन के बहुत सारे क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो उत्पादन के कारकों की हम बात करें तो अलग अलग कारक होते हैं, और उन उत्पादन के कारकों के किए गए सारे भुगतान को जब मैं जोड़ देती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाती है, आय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, आय विधि, इनकम मेथड, उत्पादन के कारकों जिनके माध्यम से उत्पादन हो रहा है, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम में किए गए सभी भुगतानों को जोड़ा जाता है, यानी, और उसके बाद मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ आदि शामिल किया जाता है, और इससे देश के भीतर अर्जित आय को जोड़ दिया जाता है। यानी जितनी भी हमें आय प्राप्त होती है उसको हम जोड़ देते हैं। और आय कैसे, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि मान लीजिए कोई हमें इंडस्ट्री लगानी है, हमें कोई इंडस्ट्री लगनी है, उद्योग लगाना है, या हम बोले कोई उत्पादन करना है। अब उत्पादन या इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले भूमि चाहिए, उत्पादन के लिए भूमि चाहिए ना, क्योंकि जगह होगी तभी तो आप लगाओगे। तो भूमि का हम क्या देते हैं, बेसिकली किराया देते हैं। भूमि का क्या होता है, किराया। अब आप बोलेंगे नहीं मैम हम तो भूमि हमारी खुद की है, कोई बात नहीं, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसी भूमि को किराए के रूप में भी जोड़ते हैं। मान लीजिए आपकी खुद की दुकान है और आपने उस पर बिजनेस शुरू किया, तो आप जब भी अपना बिजनेस का लाभ या आय जोड़ेंगे तो उसमें उस दुकान का किराया भी जोड़ेंगे कि भाई अगर मैं किराए पे लेता तो 10,000 रुपए मुझे इसके मंथली देने होते, तो ये जोड़ा जाता है, ठीक है। अगली यदि हम बात करें तो और क्या होता है, भूमि के बाद आता है श्रम, कि लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए, और श्रम को क्या दी जाती है, मजदूरी, या हम इसे कह सकते हैं वेतन। वेतन मंथली बेसिस पे दिए जाते हैं और मजदूरी डेली बेसिस पे दी जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर क्या होता है, फिर हमें चाहिए पूंजी। भाई आप इन सबके लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए।
और पूंजी पर क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। चाहे आप कहीं से भी ले रहे हो, आप बैंक से ले रहे हैं, अपना खुद का पैसा भी जोड़ रहे हैं, तो भी उस पे क्या हम कैलकुलेट करते हैं, ब्याज कैलकुलेट करते हैं। इन सबके माध्यम से जो आपने उद्यम स्थापित किया है, जो भी उद्यम आपने स्थापित किया है एंटरप्रेन्योर, उस पे क्या होगा, लाभ। ठीक है, तो भाई आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने किराया भी दिया, आपने मजदूरी भी दी, और फिर आपने कहीं ना कहीं ब्याज भी दिया, और उसके माध्यम से एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया, तो उद्यमी को क्या होगा, लाभ होगा। तो ये सारे क्या है, इन सबको बोलते हैं उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक। और जब सब इन उत्पादन के कारकों को हम जोड़ देते हैं, तो हमें क्या, आय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। अब राष्ट्रीय आय की प्राप्ति में जैसे मैं बोलूं कि आपने श्रमिकों को दिए, जैसे यहाँ पर हम बोल लेते हैं पहले भूमि का किराया, तो भूमि के किराए के रूप में आपने कितने रुपए दिए, मान लीजिए 25 करोड़ रुपए आपने भूमि का किराया दे दिया। श्रम के रूप में आपने 100 करोड़ रुपए दे दिए। इसके अलावा जो पूंजी आई आपके पास, तो पूंजी पर जो ब्याज आपका लगा वो आपने कितना दे दिया, तो ये 75 करोड़ दे दिया। कितना दे दिया है, 75 करोड़ रुपए दे दिया है। और फिर उसके बाद उद्यमी को लाभ कितना मिलता है, तो लाभ मिलता है आपका 50 करोड़ रुपए। तो टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 250 करोड़ रुपए आपको क्या हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई आपकी। क्योंकि ये उत्पादन के कारकों में, और देखो ये उत्पादन के कारक मेरे इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरे देश में जितने भी उद्यम चल रहे हैं, उद्योग चल रहे हैं, उनसे प्राप्त होने वाली आय को हम कलेक्टिवली जोड़ते हैं। तो हमने देखा कि इस विधि में उत्पादन के कारकों को किए गए सभी भुगतान, जो भी उत्पादन के कारक है, जैसे मैंने बोला श्रम है, पूंजी है, भूमि है, उद्यम है, ठीक है। श्रम की क्या होती है, आपको मजदूरी देनी होती है, पूंजी पर ब्याज देना होता है, भूमि का किराया, उद्यम का लाभ होता है। तो इन सबको जब हम जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, जीडीपी हमें प्राप्त हो जाती है। तो जीडीपी में देखो कुल वेतन, कुल लाभ, कुल ब्याज, कुल किराया को हम जोड़ लेते हैं, और इन सबको जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा अप्रत्यक्ष कर है उसको भी जोड़ देंगे, जो हमें देना होता है, माइनस कर देंगे सब्सिडी को। तो ये हमारी डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। तो आय विधि में उत्पादन के कारकों के सभी भुगतान को जोड़कर जीडीपी प्राप्त की जाती है, या राष्ट्रीय आय की प्राप्ति की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली जो हमारी विधि है वो क्या है, तो अगली जो विधि है वह है व्यय विधि। व्यय यानी खर्चा, यानी आप जो भी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जो भी व्यय कर रहे हैं उन सबको जोड़ दिया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में किए गए सभी व्यय को जोड़ा जाता है। अब भाई अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, इसमें कौन कौन से व्यय होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के व्यय होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कि भाई कितना खर्चा हुआ, उन सबको जोड़ लिया, और जितना खर्चा हुआ उससे प्लस हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो व्यय विधि में सारे खर्चों को जोड़ लिया जाता है, सारे व्यय को जोड़ा जाता है। जैसे उपभोग व्यय, जो लोग खर्च करते हैं, जो हम कंजप्शन पे व्यय करते हैं वो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट व्यय, यानी जो हम निवेश करते हैं, व्यापार में लगाते हैं, हम सेविंग्स में लगाते हैं, ठीक है, हम कोई रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी लेकर रखते हैं। सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो आपको पेंशन देती है, टाइम बहुत सारी स्कॉलरशिप सरकार आपको देती है, उन पे सरकार जो व्यय करती है, योजनाओं पे सरकार व्यय करती है, या आपको कैशलेस बीमा देती है। तो सरकार जो खर्च करती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। और शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात क्या होता है, जब आयात और माइनस कर देते हैं निर्यात, तो हमें शुद्ध निर्यात प्राप्त हो जाता है। और जब इन सभी व्यय को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें ध्यान रखना है। जीडीपी, देखिए इनके फॉर्मूले पर भी पहला है कंजप्शन, कंजप्शन जो कि लोगों ने खर्चा किया था। फिर आई मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश पर किया गया व्यय, चाहे आप कोई संयंत्र लगाते हैं, उपकरण लेते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। फिर आता है जी मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। अब आप सेवाएं जितनी भी होती है, जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको, वो सब सेवाओं का पार्ट है।
या आपको जो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको जो कैशलेस बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब इसी का पार्ट है। या हम बोले कि जो भी आपको सोशल वेलफेयर के लिए सरकार पेंशन देती है वो भी इसी का पार्ट है। और फिर आता है यहाँ पर एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीडीपी को वह माध्यम से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल, कि आपने मान लीजिए कि कंजप्शन पे 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का किया? 100 करोड़ का। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रहा? तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने भी 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर मान लीजिए आपका शुद्ध निर्यात जो है वो कितना हो गया? 50 करोड़। अभी 50 करोड़ कैसे आया? कि आपने 100 करोड़ का तो क्या किया? एक्सपोर्ट किया, आयात किया, और -50 निर्यात किया, मतलब 150। तो आपके पास 50 क्या आ गया? शुद्ध निर्यात आ गया है। यानी निर्यात माइनस आयात, ये आपको ध्यान रखना है। तो निर्यात में से आयात माइनस कर लेंगे, यानी 150 जो करोड़ है उनका तो आपने क्या किया है? निर्यात किया है, और उसमें से 100 का क्या कर दिया? आयात कर दिया। तो बचा कितना? 50 करोड़। और 50 करोड़ आपका क्या आ जाएगा? 50 करोड़ शुद्ध निर्यात आ जाएगा। इन सबको आप जोड़ दो, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। 2 और 1 3 4 और 450 करोड़। तो ये आपकी क्या है? राष्ट्रीय आय है। इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली जो बात है वो है आपका ये फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में सीधा फॉर्मूला दिया जाता है, पूछा जाता है इसका संबंध किससे है। ऑप्शन में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, या सीधा दिया जाता है। पहले फॉर्मूला दिया जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना की वह विधि क्या संबंध निम्न में से किसके हैं। तो या तो ये वाला फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, या जो हमने जो जीडीपी वाला फॉर्मूला देखा था वो भी आपको दिया जाएगा। तो तीनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं जो भी आपके राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां होती हैं। और राष्ट्रीय आय के जो घटक है वो भी इन्हीं को कहते हैं, जैसे उपभोग व्यय, जैसे निवेश व्यय, सरकारी व्यय जिसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, शुद्ध निर्यात, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो तीनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आई थिंक तीनों विधियां आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सी क्या है? उपभोग, यानी परिवार जो भी खर्च करते हैं वो। फिर आई क्या है? इन्वेस्टमेंट, यानी व्यवसाय द्वारा जो खर्च किया जाता है वो। फिर जी क्या है? जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खरीद, जो सरकार खर्च करती है वो पैसा। एक्स क्या है? यहाँ पर एक्सपोर्ट यानी निर्यात, यानी घरेलू स्तर पर जो उत्पादित या विदेश में बेची जाने वाली जो चीजें होती है उन्हें निर्यात कहते हैं, और जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। तो ये हो गया एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट का मतलब जो विदेशों से वस्तुएं हमारे यहाँ आती है, जो खरीदते हैं और जो बेचते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है। और फिर आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला भी जीडीपी की आय विधि का, और उसमें भी आपको 3 उत्पादन के चारों घटक याद रखने हैं, जैसे किराया, मजदूरी, मजदूरी के बाद ब्याज, और फिर लाभ। ये चारों भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपका? मैं फॉर्मूला एक ही जगह लिख देती हूँ। किराया, पूंजी पर ब्याज, श्रमिक की मजदूरी, और उद्यमी का लाभ। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सी विधि है? ये व्यय विधि के माध्यम से है। ये आय विधि के माध्यम से है। और एक हमने देखी थी उत्पाद विधि, और उत्पाद विधि में हम क्या करते हैं? कृषि क्षेत्र, उद्योग व सेवा क्षेत्र के उत्पादन को जोड़ देते हैं, उत्पादन को जोड़ देते हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ये हमें अलग अलग घटकों के माध्यम से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। तो आई थिंक आपको
टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि 3 हमने राष्ट्रीय आय की मापन की विधियां पढ़ी है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि बहुत सिंपल है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में जो उत्पादन हो रहा है उसको जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने व्यय विधि पढ़ी है। जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उन सबको हम जोड़ देंगे। एक्सपेंडिचर हम किस पे करते हैं, जैसे हमारे कंजप्शन पे करते हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे करते हैं, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो शुद्ध निर्यात होता है उस पर हम क्या करते हैं। इसके अलावा फिर है आय विधि। आय में जो भी हमारी उत्पादन के कारक होते हैं उन सबके घटकों को हम जोड़ लेते हैं, चाहे मजदूरी हो, चाहे आपका ब्याज हो, किराया हो या लाभ हो, और इसके माध्यम से हमें क्या होती है, राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। देखिए राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है कि राष्ट्रीय आय एक तो आर्थिक प्रदर्शन का मापन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज्यादा होगी माना जाता है वो आर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध है, और ये भी बताता है कि एक देश में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। ये तो बता रहा है कि किसमें उत्पादन कितना हो रहा है, तो ये उत्पादन भी बताता है। ये वहां के निवासियों का जो आय स्तर है उसको भी बताता है, साथ ही वहां के जो निवासी है उनके व्यय उपभोग को भी बताता है, जिससे हमें वहां के निवासियों या उस देश या अर्थव्यवस्था के निवासियों के जीवन स्तर का भी पता चलता है। तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति जीवन स्तर को भी बताता है कि भाई आज अमेरिका है तो अमेरिका की अगर राष्ट्रीय आय ज्यादा है तो मान के चलिए वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल यानी जीवन स्तर भी बेहतर होगा, प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से। और राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही सरकार नीतियों का निर्धारण करती है। सरकार ये डिसाइड करती है कि किस प्रकार की नीतियां बनाई जानी चाहिए, किन आर्थिक नीतियों पर फोकस किया जाना चाहिए। आप देखते होंगे जब बजट आता है, ठीक है, या फिर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल का पूरा लेखा जोखा होता है। उस लेखे जोखे के आधार पर ही सरकार ये डिसाइड करती है कि किस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, किसकी जो नीतियां हैं वो ज्यादा फोकस करने वाली होनी चाहिए। इन सब पर सरकार आधार पर ही बजट बनाती है। राष्ट्रीय आय के मापन में कई सारी प्रॉब्लम भी आती है, जैसे आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा कि मैडम हमने ये जोड़ दिया, लेकिन आप सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है कि आप एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका मापन कर सकें। और सबसे बड़ी बात दोहरा मापन। अगर आपने गेहूं को जोड़ लिया तो आप क्या बिस्कुट को भी फिर दोबारा कैलकुलेट करेंगे, उसमें तो वो कॉस्ट इंक्लूडिंग होती है। या हम बोले कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, सेवाओं हैं, उनको भी राष्ट्रीय आय के मापन में गिना जाता है। जब आपने मध्यवर्ती वस्तुओं को गिन लिया, सेवाओं को गिन लिया और आप अंतिम वस्तुओं को भी गिन रहे हो, तो एक ही चीज की दो दो बार क्या हो रही है, गणना हो रही है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो वो आपका मुश्किल होता है राष्ट्रीय आय के मापन में कि किस प्रकार से आप मापन करेंगे, एक चीज की दो दो बार गणना हो जाती है। दूसरी बात, कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो मौद्रिक नहीं होते, क्योंकि राष्ट्रीय आय में तो सिर्फ हम क्या करते हैं, मौद्रिक मापन ही करते हैं, मुद्रा के रूप में मापन ही करते हैं या मूल्य के रूप में मापन करते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मौद्रिक लेन देन नहीं होता। अब मौद्रिक लेन देन नहीं होगा इसका मतलब वो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगी। जैसे मैंने कल भी आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि आपकी माँ अगर आपके लिए खाना बनाती है तो वो राष्ट्रीय आय में नहीं काउंट होता, लेकिन एक मेड आपके घर आकर खाना बनाती है तो वो राष्ट्रीय आय में काउंट होता है। अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ तो वो राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होता, जबकि मैं अगर और किसी को पढ़ाती हूँ जिससे मैं फीस ले रही हूँ तो वो राष्ट्रीय आय में काउंट होता है। दूसरा, इतना बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत की इतनी बड़ी आबादी है, तो इतनी बड़ी आबादी में आंकड़े ही उपलब्ध नहीं हो पाते। आपको क्या लगता है इन सबके आंकड़े हमारे पास होते हैं, किराए के, ब्याज के, मजदूरी, लाभ के, या हम बोले कि कितना कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, या हम कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो कई बार क्या होता है इस तरीके के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो जब आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वो राष्ट्रीय आय के मापन में भी काउंट नहीं होते हैं, और जब काउंट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय की जो एक्चुअल फिगर आना चाहिए वो भी नहीं आ पाता है। तो राष्ट्रीय आय के मापन में कई सारी समस्याएं हैं। इस पे भी एक बड़ी बहस चल रही है कि जो घरेलू काम है या जो महिलाओं द्वारा किए गए कार्य हैं उनको भी जीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए। लंबे समय से बात चल रही है। अभी एक और मुद्दा बीच में चला था कि जीडीपी का जो आधार वर्ष है, जो वर्तमान में 2011-12 है, उसको भी चेंज किया जाना चाहिए।
तो उसको लेके भी चर्चा चल रही है। जैसे ही इस पे कुछ भी फाइनल डिसीजन आता है तो वी विल डिस्कस इन क्लास कि क्या डिसीजन है और उससे रिलेटेड क्या क्या आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जैसा भी है, आधार वर्ष को लेके काफी बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि आधार वर्ष को चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि आधार वर्ष जो है अभी 2011-12 है, 11-12 और अभी 2025 में काफी फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है डेटास को लेके, कंपैरिजन को लेके। तो वहां पर भी अभी कमेटीज वगैरह में डिस्कशन हो रहा है। जब कोई फाइनल स्टेटमेंट आता है सरकार की तरफ से, ऑफिशियली कोई मतलब वर्डिक्ट आते हैं, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे अपने आगे वाली क्लास में। तो आज की क्लास में हमने राष्ट्रीय आय के मापन के बारे में बहुत बेसिक से पढ़ा है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ाऊं, क्योंकि डेफिनेशन और ये सब तो आपको बुक्स में भी मिल जाती है, कंटेन मिलना बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और आई थिंक अब आप जब भी याद करेंगे राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, तो आपके दिमाग में एक रील चलेगी कि 3 विधियां होती है, एक उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि में जितना भी प्रोडक्शन होता है उन सब प्रोडक्शन को हम जोड़ लेते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के प्रोडक्शन को जोड़ लेंगे तो वो हमारी उत्पाद विधि हो जाएगी। फिर आपको अगली विधि जो है वो आय विधि, जितनी भी आय होती है उन सबको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, चाहे वो आय किराए के रूप में हो, चाहे वो ब्याज के रूप में हो, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो, चाहे वो लाभ के रूप में हो। फिर हमें व्यय विधि याद आ जाएगी कि जितना भी हम उपभोग कर रहे हैं उसको हमारा निवेश है, सरकारी जो खर्च है और शुद्ध निर्यात है, उन सबको जोड़ लेंगे तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो आई थिंक अगर आपके ये रील चल रही है, इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, और ऐसा करने से आप कभी भी इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीपल टाइम इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी हमेशा जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो अब जीरो से स्टार्ट की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से क्लियर कर लेंगे। और नो डाउट मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिलेक्शन IQ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की जॉब के लिए, उन सबके साथ शेयर करना है कि इसका लाभ सिर्फ आप अकेले ना उठाएं, और भी स्टूडेंट को ऐसी क्लासेस का फायदा मिलना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ सिलेक्शन IQ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो आप सोचिए अगला टॉपिक क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच।